नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नापाक। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान आखिरकार क्या कारनामे कर रहा है। पाकिस्तान की नापाक कारस्तानियों को भी उजागर करेंगे, आतंकवाद की पनहगार का पर्दाफाश भी करेंगे और पीओके पर जारी जुल्म की इंतहा का पोस्टमार्टम भी करेंगे। बलूचिस्तान की बेबस आवाम पर हो रहे अत्याचारों का भंडाफोड़ भी करेंगे और कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान पर जारी बर्बरता की परत दर परत भी खोलेंगे। कंगाली, भूखमरी, बेरोजगारी और वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तान की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की हर एक खौफनाक खबर आपको दिखाएंगे और दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे पाकिस्तान की हर काली करतूत को। पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी अब बारूद के ढेर पर बैठी दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में लगातार हिंसा और अलगाववादी संगठनों के हमलों ने इस्लामाबाद की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हिंसक समूहों को विदेशी ताकतों का प्रॉक्सी बताया है, लेकिन सवाल यह है कि हर बार विदेशी साजिश का नाम लेने से क्या पाकिस्तान की अंदरूनी बेचैनी खत्म हो जाएगी? बलूचिस्तान से उठी आग के बीच सिंध को लेकर के भी कई दावे हैं। आखिर पाकिस्तान के सामने कौन सा नया संकट खड़ा हो रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बलूचिस्तान में बगावत की आग, कराची से बलूचिस्तान तक बेचैनी। एक मुल्क कई मोर्चे, पाकिस्तान का नक्शा देखिए। एक तरफ कराची, जहां बिजली कटौती के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान, जहां सुरक्षा बलों और सशस्त्र अलगाववादी समूहों के बीच संघर्ष लंबे समय से जारी है। और इन दोनों के बीच है इस्लामाबाद, जहां बैठी सरकार को अर्थव्यवस्था भी संभालनी है, सुरक्षा भी और जनता के बढ़ते असंतोष को भी। यानी पाकिस्तान के सामने मोर्चे सिर्फ सीमा पर नहीं है, मोर्चे अब उसके भीतर भी दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान में क्यों जल रहा है बारूद? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, लेकिन लंबे समय से राजनीतिक असंतोष और हिंसक विद्रोह का सामना कर रहा है। बीएलए समेत अलगाववादी संगठन पाकिस्तान से अलगाव या अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना का कहना है कि हिंसक समूहों को विदेशी समर्थन मिल रहा है। 21 अगस्त को आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के राजनीतिक नेताओं और प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत में कहा कि हिंसक समूह विदेशी प्रायोजित प्रॉक्सी हैं, जिनका इस्तेमाल बलूचिस्तान को अस्थिर करने, विकास रोकने और राज्य और जनता के बीच दरार डालने के लिए किया गया है। स्पार्को से यहाँ का रक्षे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए लिए 20 रुपए किराया बनता है। यहाँ से वहाँ तक जाओ, बस इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। किया हुआ है सबका बेटा, ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, देखो सन्नाटा है। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देख, कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं। कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। रेट था, कम था। अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है, तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, नहीं तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खासा ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा 220 रुपए। तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना। सारा दिन धूप में बैठना, तबीज में बैठना, जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसे कारोबार पे नाराज है। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो, घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता। मैं आज छुट्टी करता हूँ, चूल्हा नहीं चलेगा, बस अल्लाह चला रहा है। अंकल, एक गरीब इंसान आप क्या समझते? अभी सब्जियां खाने से रह गए, दालें खाने से रह गए, वो क्या करे, कहाँ पे जाए? क्या करे? अभी गवर्नमेंट ने हमारा काम ऐसा उतारा हुआ है, बाहर निकलते हैं तो क्या हम एक दिन छुट्टी करते हैं हम तो हमारा बेहाल है। घर में चूल्हे नहीं जल सकते। एक दिन की छुट्टी से चूल्हा नहीं जलता घर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी खाता पीता वाला आदमी है ना, वो भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा जेब खाली है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना हुक्मरान, जैसी हमारी अमान है वैसे हमारे हुक्मरान है। उन्होंने जो हाल किया हुआ है तो जाहिर है हम भी यही पिस रहे हैं इनके साथ। ये है बस, और क्या कह सकते हैं? अब उनको हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर है, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं।
वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है, उनके मजे आए हुए। मैं तो 300 रुपए की एक प्लेट दे रही हूँ, दाल की 150 रुपए की है, सब्जी की 150 रुपए की है, रोटी 20 रुपए की है। सब्जी आपके पास कौन कौन सी है? अभी तो शिमला आलू है। शिमला आलू इसके अंदर है, शिमला आलू इसके अंदर। शिमला आलू। अच्छा, शिमला आलू इसके अंदर है। ये सब्जी है 150 रुपए की प्लेट है ये। और गोश्त किसके अंदर है? उसमें गोश्त है। गोश्त है। और गोश्त की कीमत इस वक्त इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 600 रुपए चल रहा है चिकन, वैसे 300 की प्लेट है। 300 रुपए की एक प्लेट। एक प्लेट मगर हर चीज़ एक प्लेट महंगी कितने लगी। लोग खाते हैं? ये सिर्फ एक प्लेट, ये 3 बंदे भी खा लेते, 2 बंदे भी खा लेते। अच्छा, ये यहाँ पे दाल है। और दाल कैसे दे रहे? 150 रुपए की प्लेट। 150 रुपए की प्लेट। हम्म। और रोटी ये कितने की दे रहे? 20 रुपए की। मच्छी की कीमतें क्या है? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद मच्छी के प्राइस क्या है? कम हुए हैं, बढ़े हैं, क्या सिचुएशन है? कम नहीं हुए हैं, वही रेट वही है, बल्कि दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ बोलने का होता है कि भाई रेट कम हो रहा है, लेकिन हम लोग जब खरीदारी करने के लिए जाते हैं वहाँ कम तो नहीं मिलते, वही रेट है। ये किसी टाइम पे जो है ना 200-250 रुपए किलो था। मुनीर का जवाब विदेशी साजिश। आसिम मुनीर का बयान ध्यान से सुनिए। उनका संदेश साफ है कि बलूचिस्तान का भविष्य पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन साथ ही वे हिंसक समूहों को विदेशी प्रॉक्सी बताते हैं। पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक नैरेटिव है कि दुश्मन ताकतें बलूचिस्तान को स्थिर करना चाहती है और राज्य तथा जनता के बीच दूरी पैदा करना चाहती है। यानी इस्लामाबाद की तरफ से कहानी का एक सिरा साफ है। समस्या का कारण विदेशी हस्तक्षेप और हिंसक समूह है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान की राजनीति में दशकों से अलगाव, संसाधनों, प्रतिनिधित्व और केंद्र के साथ रिश्तों को लेकर असंतोष भी मौजूद रहा है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। 27 मौतों ने फिर खोला जख्म। अब आते हैं उस घटना पर जिसने जुलाई में बलूचिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 6 जुलाई को जियारत जिले में एक पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ। 27 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद मृतक पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने क्वेटा में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना कई दिनों तक चला, सड़क बंद रही और आखिरकार 10 दिन बाद सरकार के साथ समझौता के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। पी सकता ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज़ धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकें। अगर क्योंकि हम मैदे के मसले हैं, मैदे के मसाइल के शिकार हैं, तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो लोग ठीक हैं वो भी नहीं पी सकते। गंदा पानी कौन पिएगा? खारा पानी, गंदा पानी और ऐसा पानी कौन पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पिएगा। हर चीज से हमें महरूम किया गया। बिजली से हमें महरूम किया गया, गैस से हमें महरूम किया गया, पानी से हमें महरूम किया गया, रोजगार से हमें महरूम किया गया। हत्ता तक कितने सालों तक इन लोगों के पीछे को भागता रहा, इनकी गुलामी करता रहा, इनके आगे पीछे दौड़ता रहा, मगर हमें नौकरी नहीं मिला। नौकरी 3 मरतबा मेरा चांस आया है, इन लोग ने मेरा नौकरी ही कहा गया। मैं मजबूर होकर आखिर में ठेला लगा लिया। मैं समोसा रोल वगैरह, ये चिप्स वगैरह बेचता हूँ, इसी में गुजारा कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का, मेरा अल्लाह मेरे को रिस्क दे रहा है। मुझे इन जालिमों के हाथ में उस दिन रिस्क ना दिया अल्लाह ने कि हमें जो है ना भूखा ही मार देवे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतना काबिल बना दिया कि हम अपना खुद जो है मेहनत कर सकें, अपना जो है ना पेट पाट सकें। इनसे अभी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप अंकल फिर भी रेडी चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी यहाँ पे लोग ज्यादा पैदा करते हैं, अच्छे खासे बच्चे होते हैं लोगों के, तो उनका गुजारा कैसे करेगा? वो लोग कैसे खाएंगे? फिर उनके तो हालात तो खराब होने ना, ये बेरोजगार जो होंगे। ये दिया हुआ, देखो ये अल्लाह का दिया हुआ देन है। लेकिन बेरोजगारी से मसाइल तो बढ़ते हैं, फिर ये बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बन जाते। ये वक्त का हाकिम एक जिम्मेदार है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे शख्सियत दुनिया में ना उसका जैसा प्राइम मिनिस्टर है, ना था, ना रहेगा, ना होगा। अदालत उसने कायम की, पुलिस उसने कायम की, जज उसने कायम की, रेंजर्स उसी ने कायम की, फौज उसी ने कायम किया, मिलिट्री उसी ने काम किया, तनख्वाह उसी ने कायम किया, इमाम का तनख्वाह उन्हीं ने काम किया, मौजिन का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, उस्ताद का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, चौकीदार का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, हवलदार का तनख्वाह उन्होंने कायम किया। हर चीज का बारीकी से नजरसानी करके तमाम चीजों को अपने वजूद में ला कर रखा। ओ प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं, इस तरह अपनी गिरबान को पकड़ रहे हैं, उमर
अगर तुम्हारे वजह से एक साहिल का समंदर के साहिल में अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल क़यामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग नौजवान अक्सरियत ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया है हमारे नौजवानों को। पाकिस्तान की बदहाली अब घर की चौखट से निकल करके सड़कों पर आ गई है। कराची में बिजली कटौती ने ऐसा गुस्सा भड़काया कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रास्ते जाम हुए और प्रदर्शन के दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सवाल सिर्फ अंधेरे का नहीं, उस सिस्टम का है जो आईएमएफ की अरबों डॉलर की मदद के बावजूद बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों का संकट नहीं रोक पा रहे। कर्ज, महंगाई, ऊर्जा संकट के बीच में आखिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। कराची के करंट से पाकिस्तान की कंगाली तक, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आटे दाल के लिए गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आतंकवाद का पनहगार पाकिस्तान अब अपनी ही चाल में फंस रहा है। बिजली गई, गुस्सा आया। तस्वीरें देखिए, ये कोई जंग का मैदान नहीं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में शामिल कराची की सड़कें हैं। लेकिन हालात देखकर फर्क करना मुश्किल है। बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर हैं, नारे हैं, जाम है, गुस्सा है और फिर पुलिस से टकराव। कराची के मंगो पीर इलाके में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। यानी जिस बिजली के एक यूनिट के लिए पाकिस्तान का आम आदमी बिल भरता है, उसी बिजली के लिए अब उसे सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कराची में करंट, पाकिस्तान में संकट, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कराची में बिजली क्यों गई, सवाल ये है कि बिजली जाने की नौबत बार बार क्यों आ रही है। गर्मी बढ़ती है, बिजली की मांग बढ़ती है, एसी और पंखे ज्यादा चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऊर्जा व्यवस्था खुद आर्थिक दबाव में है। ईंधन चाहिए, बिजली बनानी है, बिजली पहुंचानी है, बिल वसूलना है, और इस पूरे चक्र में कहीं भुगतान अटक गया तो पूरा सिस्टम लड़खड़ाने लगता है। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान का पावर क्राइसिस सीधे उसके इकोनॉमी से जुड़ जाता है। कर्ज का वो चक्र जिससे निकलना मुश्किल। पाकिस्तान की ऊर्जा व्यवस्था में एक शब्द बार बार सामने आता है, सर्कुलर डेट। नाम भले तकनीकी हो, लेकिन इसका मतलब बेहद सीधा है। पैसा एक जगह अटका तो दूसरी जगह भुगतान रुका, फिर तीसरी जगह बकाया बढ़ा, और देखते ही देखते पूरा ऊर्जा क्षेत्र कर्ज के चक्र में फंसता चला गया। आईएमएफ के 2026 के आकलन के अनुसार पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट करीब 1.764 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए और गैस सेक्टर का करीब 3.442 ट्रिलियन रुपए था।
यानी सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के इन दो हिस्सों में बकाये का आंकड़ा ही 5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का बैठता है। एक बिजली कटौती, कई परेशानियां। बिजली, पानी, कारोबार, परेशानी। ये आंकड़े नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक बीमारी का एक्सरे है। अब जरा इस आंकड़े को कराची की सड़क से जोड़िए। एक तरफ हजारों लोग बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा क्षेत्र में खरबों का बकाया है। एक तरफ जनता कह रही है बिजली दो, दूसरी तरफ सिस्टम कह रहा है पैसा कहां से आए। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक उलझन है, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा देने के लिए सरकार को राजस्व चाहिए, राजस्व बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत चाहिए, और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उद्योग और कारोबार को लगातार बिजली चाहिए। यानी पाकिस्तान एक ऐसे चक्र में फंसा है जिसमें बिजली भी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और अर्थव्यवस्था भी बिजली पर। IMF, सहारा या मजबूरी। और अब इस कहानी में एंट्री होती है IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वही IMF जिसका नाम पाकिस्तान की आर्थिक खबरों में बार बार सुनाई देता है। मई 2026 में IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के कार्यक्रम को तीसरी समीक्षा पूरी की। इसके तहत करीब 1.1 अरब डॉलर EFF और करीब 220 मिलियन डॉलर RSF उपलब्ध कराने की मंजूरी हुई। दोनों कार्यक्रमों के तहत कुल वितरण करीब 4.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे के साथ सुधार की शर्तें भी जुड़ी हैं। ऊर्जा क्षेत्र को टिकाऊ बनाना होगा, कर्ज और बकाये पर लगाम लगानी होगी, सरकारी वित्त को मजबूत करना होगा और बिजली व्यवस्था में दक्षता बढ़ानी होगी। बिजली के साथ पानी की सप्लाई पर असर, लंबे पावर कट की शिकायत, सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प और 3 पुलिसकर्मी घायल। कर्ज इतना कि बजट पर बोझ। अब पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था का एक्सरे निकालिए। IMF के आंकड़ों के अनुसार जनरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गारंटीड डेट, जिसमें IMF से जुड़ा कर्ज भी शामिल है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में GDP के करीब 73.8% के स्तर पर था। मतलब सरकार के सामने एक साथ कई मोर्चे हैं: कर्ज संभालना, ब्याज और वित्तीय जरूरतें पूरी करना, ऊर्जा व्यवस्था को चलाना है, महंगाई को काबू में रखना है और जनता को बुनियादी सुविधाएं भी देनी है। बिजली कटौती का दर्द सिर्फ बल्ब तक नहीं। अब लौटते हैं कराची की गलियों में, क्योंकि असली कहानी वही है। बिजली गई तो घर में पंखा बंद, AC बंद, पानी की मोटर बंद, छोटे कारोबार की रफ्तार बंद, दुकान पर ग्राहक आया तो बिजली का इंतजार, कारखाने में मशीन खड़ी तो उत्पादन का नुकसान, और पानी की सप्लाई प्रभावित हुई तो परेशानी कई गुना। यानी बिजली का स्विच ऑफ होते ही पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑफ हो जाता है। इसीलिए कराची का प्रदर्शन सिर्फ बिजली का प्रदर्शन नहीं, ये जेब पर पड़ रहे आर्थिक दबाव का विस्फोट है। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी दलील देता है। यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी है। कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक, इसने मंगो पीर विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इलाके के कुछ फीडरों में लाइन लॉस 80% से ज्यादा है और कंपनी ने बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और बिलों का भुगतान न होने को इसकी प्रमुख वजहों में बताया। यानी कंपनी की दलील है कि जहां लाइन लॉस बेहद ज्यादा है, वहां लंबे समय तक लोड शेडिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए की जाती है। दूसरी तरफ जनता की शिकायत है कि उससे लगातार बिजली नहीं मिल रही। यही है पाकिस्तान के पावर संकट का सबसे पेचीदा सवाल।
बिजली चोरी है तो सिस्टम कमजोर, बिल नहीं मिल रही तो कंपनी कमजोर, कंपनी कमजोर तो निवेश कमजोर, और निवेश कमजोर तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, और आखिर में भुगतता कौन? आम जनता। आईएमएफ ने भी पकड़ लिया है कि पाकिस्तान की कमजोर नस क्या है। आईएमएफ की रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बेहद साफ है। आईएमएफ के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय विजिबिलिटी सुधारना जरूरी है और सर्कुलर डेट की दोबारा बढ़ोतरी रोकना अहम है। इसके लिए टैरिफ में लागत के अनुरूप बदलाव, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार और अक्षमताओं को कम करने जैसे कदमों की जरूरत बताई गई। यानी बीमारी की पहचान हो चुकी है, इलाज भी लिखा जा चुका है, लेकिन इलाज का मतलब महंगे फैसले भी हैं। टैरिफ बढ़ेंगे तो जनता पर दबाव बढ़ सकता है, सब्सिडी घटेगी तो बिल का बोझ बढ़ सकता है, और सुधार टाले गए तो सर्कुलर डेट फिर बढ़ सकता है। कंगाली का सबसे बड़ा चेहरा क्या है? किसी देश की आर्थिक बदहाली सिर्फ तब नहीं दिखती जब उसके खजाने खाली हो। कभी कभी आर्थिक संकट की असली तस्वीर वहां दिखाई देती है जहां जनता बिजली के लिए सड़क पर उतरती है, जहां पानी के लिए प्रदर्शन होता है, जहां कारोबार बिजली के इंतजार में ठहर जाता है, जहां सरकार को कर्ज चुकाने के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का भी हिसाब जोड़ना पड़ता है। कराची की सड़क पर खड़ा वो गुस्सा दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक किताब का एक खुला हुआ पन्ना है। क्या पाकिस्तान पूरी तरह डूब चुका है? लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खत्म या दिवालिया कहना तथ्यों से ज्यादा होगा। आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान में आर्थिक स्थितिकरण के संकेत मौजूद है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के वास्तविक जीडीपी ग्रोथ करीब 3.6% रहने का अनुमान था। विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी वित्तीय स्थिति में भी सुधार के संकेत बताए गए हैं, लेकिन सुधार के आंकड़े और जनता की परेशानी दो अलग अलग तस्वीरें हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, लेकिन अगर बिजली व्यवस्था में कमजोरी बनी रहे, अगर कर्ज का दबाव ऊंचा रहे, अगर ऊर्जा क्षेत्र का बकाया फिर बढ़े, तो आम आदमी तक राहत पहुंचने में वक्त लग सकता है। कराची का करंट पाकिस्तान का आईना तो अब पूरी तस्वीर जोड़ी। कराची में बिजली गई, जनता सड़क पर आई, प्रदर्शन हुआ, पुलिस से टकराव हुआ, ऊर्जा क्षेत्र में खरबों का बकाया सामने आया, आईएमएफ से अरबों डॉलर की मदद चल रही है और पाकिस्तान की सरकार के सामने कर्ज, ऊर्जा और आर्थिक सुधार की बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ कराची की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहाँ बिजली का एक कट अर्थव्यवस्था की कई परतें खोल देता है, जहाँ पावर कट सिर्फ अंधेरा नहीं करता, वो कर्ज का अंधेरा दिखाता है, जहाँ बिजली का बिल सिर्फ एक बिल नहीं, वो पूरी आर्थिक व्यवस्था की कीमत बन जाता है, और जहाँ जनता का गुस्सा सिर्फ गर्मी से नहीं, महंगाई, बिजली, पानी और रोजमर्रा के बढ़ते बोझ से पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।